हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग हर महीने एक लीगल अपडेट लेकर आते हैं जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को बहुत ही कम समय में डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के जो अक्टूबर मंथ की लीगल अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये सारी अपडेट्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है हमारा वो है सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में अगर हम बात करें तो एक PIL फाइल की गई थी जिसमें ये हाईलाइट किया गया था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इंडियन प्रिजनर्स में उनको हटाया जाए। बेसिकली यहाँ पे देखा गया कि जो क्रिमिनल मैनुअल है उनमें ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हाँ, आप जो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं प्रिजनर्स के बीच में और ये आपने जो मैनुअल में मेंशन कर रखा है ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वॉलेट करता है हमारे आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एंड 23 को। कोर्ट ने स्टेट प्लस जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उनको भी कहा कि जो भी मैनुअल प्रिजनर्स हैं, मतलब प्रिजनर्स के जो मैनुअल हैं उनको चेंज किया जाए विदिन 3 मंथ। साथ ही साथ कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को कि वो रिवाइज़ करें मॉडल प्रिजनर्स मैनुअल 2006 और मॉडल प्रिजनर्स एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023, इन दोनों को यहाँ पर चेंज करने के लिए कहा गया है। बेसिकली उसमें जो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है उनको यहाँ पर रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मैनुअल और एक्ट में कहा है। नेक्स्ट केस की बात करें तो केस है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली जो चाइल्ड से रिलेटेड जो है एक गाइडलाइंस इशू की गई थी, गाइडलाइंस ऑन द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 2021। इसको जो है वो कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर एक PIL फाइल की गई। बचपन बचाओ आंदोलन जो एक चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन है इनके तरफ से, और इनका कहना था कि भाई 2021 में हमने गाइडलाइंस जो है वो निकाल दी, लेकिन 2024 आ गया, अभी तक ये गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट स्टेट ने नहीं करी है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शन दिया सारे स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को कि इस गाइडलाइंस को पूरे तरीके से यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैं उनको भी कहा कि आप कोऑर्डिनेट करें स्टेट के साथ, आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, आप हमें बताएं कि कौन से स्टेट है जिन्होंने इसको अभी तक सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और यहाँ पे उनके एक कॉपी जो है यहाँ पे हर स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी यहाँ पे जो है भेजी गई है और उनको भी कहा गया है कि आप यहाँ पे देखें कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो ऑफिसर्स हैं यूनियन टेरिटरी के उनको भी भेजी गई है और उनको कहा गया कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट सही तरीके से कराएँ। नेक्स्ट केस की बात करें तो इसका नाम है निपुण अनेजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बेसिकली केस जो है हमारा अबेटमेंट टू सुसाइड से रिलेटेड है। तो आप सभी को मालूम होगा कि IPC में एक सेक्शन है, सेक्शन 306, ये बेसिकली अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करता है। तो इस केस में हुआ क्या कि एक एम्प्लॉई था, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूटिव था, कंपनी का एग्जीक्यूटिव, वो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर लगाता था और उसको कहता था कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, फोर्स करता था इस चीज़ के लिए। तो ये जब उसने सुसाइड कर लिया एक होटल में, तो वहाँ पर उनके घर वालों ने जो है यहाँ पे केस किया जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है उनके अगेंस्ट में कि उन्होंने इसको अबेट किया है सुसाइड करने के लिए। कोर्ट के बाद जब ये मामला गया तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे में है ध्यान नहीं दिया। FIR को क्वॉश करने के लिए मामला उनके पास गया था, तो हाई कोर्ट ने उस FIR को क्वॉश करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में देखा कि यहाँ पर किसी भी पर्सन को अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए अगर लायबल करना है तो वहाँ पर इंसाइटमेंट होना चाहिए, एक कंपल्सन होना चाहिए यहाँ पे कि उसके उस बिहेवियर के वजह से सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ना बचे कि वो सुसाइड ही कर ले। बट यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं होता है। हालांकि जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम देखें तो अगर कोई इंसान को हम काम करने के लिए कहेंगे और वो काम करने नहीं करने की जगह पे सुसाइड कर लेगा तो वहाँ पे फिर हर बॉस को तो यहाँ पे लायबल कर दिया जाएगा। तो एक तरह से काम में जो प्रेशर होता है, जो डांट पड़ती है किसी चीज़ को भी कहें, तो यहाँ पर उसको एक तरह से अबेटमेंट नहीं माना जाएगा बाय थ्रू इंस्टिगेशन। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे कोर्ट ने कहा और कोर्ट ने कहा कि ये सुसाइड अबेटमेंट टू सुसाइड के अंदर में नहीं आएगा और कोर्ट ने यहाँ पर FIR को जो है क्वॉश कर दिया। नेक्स्ट बात करें तो केस है इन रे सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इस केस की बेसिकली बात करें तो ये जो असम का CAA वाला मामला था उससे रिलेटेड है मामला ये पूरा का पूरा। तो आप सभी को मालूम हुआ कि असम में एक इलीगल इमिग्रेशन का वाला मामला चल रहा था कि क्या जो लोग वहाँ पे मार्च 25, 1971 से जो पहले आए हैं क्या उन्हीं को नागरिकता मिलेगी, उनके बाद आने वाले को जो नागरिकता नहीं मिलेगी, जो कि सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कहता है। तो बेसिकली आप सभी को मालूम होगा कि ये बहुत दिनों से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ये था कि जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, क्या वो जो है सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। जो ये कहता है कि जो भी पर्सन 25 मार्च
1971 के बाद असम में आए हैं वो इलीगल इमिग्रेंट होंगे। तो कोर्ट ने इस एक्ट को और जो अमेंडमेंट एक्ट था, और हालांकि ये जो सेक्शन था 6 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो असम में आएंगे उनको सिटीजनशिप मिलेगी, और 1 जनवरी 1966 और के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले के बीच में जो लोग आएंगे उनको जो है कुछ रीज़नेबल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो 1971 मतलब 25 मार्च 1971 के बाद आएगा उनको किसी भी तरीके से नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ों को जो है पूरे के पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वैलिड कहा है और कहा है कि ये किसी भी तरीके से ये सेक्शन जो है वो अनलॉफुल नहीं है और एक तरह से ये इंटीग्रल पार्ट है सिटीजनशिप एक्ट का। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स वर्सेस MS ललिता प्रसाद वैश्य। इस केस में बेसिकली जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है और जो नॉर्मल अल्कोहल है, जो इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहल है, उसकी बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो 2 लॉ हैं, एक सेंट्रल लिस्ट में और एक स्टेट लिस्ट में, जिसके बेसिस पे एक सेंट्रल लॉ बना सकता है, जैसे कि एंट्री 8 स्टेट लिस्ट की, जो कि एक तरह से जो इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहल है उसमें राइट देता है स्टेट को टैक्स लगाने का, और जो दूसरा है हमारा एंट्री 52 ऑफ यूनियन लिस्ट, जो कि बताता है कि कैसे जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को जो है वो रेगुलेट करेंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीज़ों को यूनियन देखेगी। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के जो लॉ मेकिंग पावर है जो लिस्ट में 7 शेड्यूल में, उनके ऊपर एक क्लैश चल रहा था, और इसके ऊपर एक डिसीजन था 1990 का जिसमें कहा गया था कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है और जो इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहल है ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहल पे जो टैक्स वगैरह लगाने का काम जो स्टेट का होगा और जो बाकी हैं उस पर सेंटर का कंट्रोल होगा। लेकिन इस पूरे जजमेंट को 1990 के जजमेंट को सिंडिकेट एंड केमिकल लिमिटेड वाला जो केस था उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है बाय 8-1 मेजॉरिटी के साथ। और यहाँ पे 8 जो जजेस की बेंच ने यहाँ पे मेजॉरिटी में कहा है, मतलब एक जजेस जो है नगरत्ना जी वो यहाँ पे डिसेंडिंग ओपिनियन रखती थी, तो 8 जजेस की बेंच ने यहाँ पे बेसिकली कहा है कि जो इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहल है और जो आपका क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, दोनों को फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स एक ही अल्कोहल समझा जाएगा, और इस पर पूरा का पूरा जो राइट होगा वो हमारे स्टेट का होगा, वही इस पर टैक्स लगा सकती हैं। ठीक है। जो एंड लास्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी को मालूम हो ही चला गया होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है उनको एज ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया है। इनका अपॉइंटमेंट जो है वो 11 नवंबर 2024 से इफ़ेक्टिव में आ गया है, और ये जो है 2025 तक जो है 13 मई 2025 तक जो है अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो थे उनके 10 नवंबर को रिटायरमेंट के बाद हुआ। अब यहाँ पे जस्टिस संजीव खन्ना की अगर हम बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो 18 जनवरी 2019 में बने थे। पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो अपना करियर इन्होंने स्टार्ट किया था वो एज ए एडिशनल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट स्टार्ट किया था। एक ऑल्सो इनके बाद फिर ये 2005 में बेसिकली, एंड 2005 के बाद ये 2006 में फिर परमानेंट जज बने दिल्ली हाई कोर्ट के। देन उसके बाद ये लोग वहाँ से फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, एंड देन फाइनली 2024 में ये अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके साथ ही साथ इनकी अगर हम बर्थ की बात करें तो 14 मई 1960 में इनका जन्म हुआ था। ये इनरोल्ड हुए एज एन एडवोकेट इन द ईयर ऑफ 1983, और दिल्ली में ही इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्रैक्टिस इन्होंने बहुत सारे फील्ड में करी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉमर्शियल लॉ एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। इसके अलावा जो है ये जो है सीनियर काउंसिल भी रहे हैं फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं फॉर द सिविल फॉर दिल्ली। तो ये थी बेसिकली आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी ही प्रिसाइज फॉर्म में क्लियर हो गई होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।